आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप सभी जानते होंगे उसे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये एक मेरे हाथ में एक गेंद है, बॉल है। अगर इस बॉल को मैं छोड़ दूँ तो ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आप सभी जानते हैं कि जब इस बॉल को छोड़ देंगे तो ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। मेरा क्वेश्चन है, ये बॉल नीचे क्यों गया? आप बोलेंगे यह बॉल गुरुत्वाकर्षण के कारण गया, या बोलेंगे गुरुत्व बल के कारण गया। एक्चुअली गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में थोड़ा सा का ही अंतर है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं दूसरी वस्तुओं पर एक बल लगाती है, जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो उन दो वस्तुओं में से अगर एक वस्तु पृथ्वी हो तो उसके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्व बल हम लोग कहेंगे। तो जब हम इस बॉल को छोड़ देते हैं तो पृथ्वी इस बॉल को अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो इस पर लगने वाले बल को हम लोग कहेंगे गुरुत्व बल। बहुत सिंपल चीज़ है। अब मेरा क्वेश्चन है कि जब मैं इस बॉल को छोड़ता हूँ तो यह जब नीचे जाती है तो इस पर लगने वाला बल अगर गुरुत्व बल है तो इसका मतलब हुआ कि यह बल गुरुत्व बल के कारण नीचे जा रही है। तो जब कोई वस्तु केवल गुरुत्व बल के कारण ही गति करती है तो उस वस्तु के गति को हम लोग बोलते हैं मुक्त पतन, फ्री फॉल। मतलब क्या हुआ कि जब कोई वस्तु गुरुत्व बल के अधीन गति करती है तो उसकी गति को हम लोग कहते हैं मुक्त पतन, फ्री फॉल। अब एक चीज़ समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं इस बॉल को पकड़ा हूँ तो अभी इसका वेलोसिटी यानी कि वेग कितना है? ऑब्वियसली आप बोलेंगे 0 है। लेकिन जैसे ही मैं इसे छोड़ देता हूँ, यह बॉल जब नीचे जाती है तो इस बॉल के वेग में परिवर्तन होता है। क्यों होता है? पृथ्वी जब खींचती है तो ये पृथ्वी एक बल लगाती है, जिसकी वजह से इस बॉल में एक त्वरण उत्पन्न होता है। और जैसे जैसे ये बॉल नीचे जाती है वैसे वैसे इसके वेग में वृद्धि होता है। अभी इसका वेग कितना है? 0। लेकिन जैसे ही मैं इसे छोड़ देता हूँ इसके वेग में वृद्धि होती है और ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते इसका वेग मैक्सिमम होता है। फिर ज़मीन पर टकराती है तो फिर कुछ और हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे मैंने इसे छोड़ दिया, इस बॉल के वेग के मान में परिवर्तन हुआ, इसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जैसे ही वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। इसका मतलब गुरुत्व के अधीन जब कोई वस्तु गति करती है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। इस त्वरण को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम बोल सकते हैं गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण को दिखाते हैं हम लोग स्मॉल g से। और इसका भी मात्रक वही होगा जो त्वरण का होता है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब अब इस स्मॉल g का वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है? तो पृथ्वी के सतह के लिए इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ कैसे, कहाँ से ये आया? तो उन सारी चीज़ों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ अपनी छोटी सी गेंद। ये मेरी छोटी सी गेंद है। और इसके बाद मैं ड्रॉ करता हूँ अपने अर्थ को, पृथ्वी को। ये पृथ्वी है। अब मैं मान लेता हूँ ये जो छोटी सी गेंद थी, इस गेंद का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m। छोटी सी गेंद, इसका द्रव्यमान स्मॉल m। और पृथ्वी बहुत बड़ा है, इसका द्रव्यमान कैपिटल M। और पृथ्वी का त्रिज्या यानी कि रेडियस कैपिटल R। ठीक है। और इस गेंद से लेकर के पृथ्वी का जो बीच का डिस्टेंस है, दूरी है, उसको हम लोग मान लेते हैं D। ये डिस्टेंस हो गया गेंद के सेंटर से लेकर के पृथ्वी के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि जब वस्तु नीचे गिरती है तो उस वस्तु पर एक बल कार्य करेगा। ठीक है। और न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि बल F होता है ma, जहाँ a होता है उस वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण। लेकिन अभी हम लोगों ने सीखा कि जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन नीचे गिरती है तो उसका जो त्वरण होता है वह गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर होता है। तो इसका मतलब हुआ कि F हम लिख सकते हैं mg। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है।
अब देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि प्रत्येक वस्तु पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यहाँ भी इस m द्रव्यमान के वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल F लग रहा होगा। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार अगर मैं गुरुत्वाकर्षण बल को Fg से रिप्रेजेंट करता हूँ तो Fg इक्वल टू हो जाएगा G m बाई डी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ बड़ा m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, छोटा m वस्तु का द्रव्यमान और d है पृथ्वी से वस्तु के बीच की दूरी। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर क्या है, इस वस्तु पर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल और वही तो ये बल है, यानी कि दोनों बराबर है। क्वेश्चन 1 और 2 से अगर हम बात करते हैं कि यहाँ F और Fg तो एक ही है, इसका मतलब हुआ F इक्वल टू कितना है इक्वेशन 1 से mg, और Fg इक्वेशन 2 अगर हम इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल करते हैं तो मिलेगा G m बाई डी स्क्वायर। इस m से ये m कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, G इक्वल टू Gm बाई डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर मानते हैं इसको 3। अब देखिए, अगर ये जो डिस्टेंस d है जहाँ से वस्तु को हम गिरा रहे हैं, अगर पृथ्वी के सतह पर हो या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक हो तो उस परिस्थिति में ये d पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब वस्तु पृथ्वी के सतह से काफ़ी नज़दीक होगी तो इस d का जो वैल्यू होगा, डिस्टेंस होगा, उसको लगभग हम पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर मान सकते हैं। वैसी परिस्थिति में इक्वेशन 3 जो है वो किस तरह से हो जाएगा, G इक्वल टू Gm बाई आर स्क्वायर। और यही रिलेशन है स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में। स्मॉल g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं इसको 4। तो इक्वेशन 4 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के व्यंजक को यानी एक्सप्रेशन को व्यक्त करता है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के व्यंजक को ये व्यक्त करता है। ठीक है, अब देखिए, अगर पृथ्वी के सतह के लिए स्मॉल g का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो कैसे हम निकाल सकते हैं। पृथ्वी के सतह के लिए स्मॉल g का वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो कैसे हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, g का मान हमारे पास होना चाहिए, m का वैल्यू हमारे पास होना चाहिए, और पृथ्वी का त्रिज्या r का वैल्यू हमारे पास होना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ का वैल्यू हमारे पास होगा तो हम आसानी से g का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, g का वैल्यू हम लोग सब जानते हैं, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह लगभग 6 गुना 10⁻24 केजी के बराबर है, और पृथ्वी का त्रिज्या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम सारे वैल्यू को रखते हैं तो g इक्वल टू हम कितना रखेंगे, 6.67 इंटू 10⁻11, फिर है मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24, और उसके बाद रेडियस का स्क्वायर, मतलब 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। अब देखिए, जब सारा को सॉल्व करेंगे तो ये जो निकलेगा या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकलेगा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण निकलेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सारे मात्रक के बदले हम फाइनल एक मात्रक लिख दिए। अब जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही हो गया पृथ्वी के सतह के लिए गुरुत्वीय त्वरण g का वैल्यू। कितना हो गया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा एक और चीज़ का बात हम लोग करेंगे। जैसे अभी हमारे पास इक्वेशन था g इक्वल टू Gm बाई आर स्क्वायर, Gm बाई आर स्क्वायर। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि अगर मेरे पास एक यहाँ पर
10 kg का वस्तु है और यहाँ पर एक 2 kg का वस्तु है, दोनों को हम फ्रीली ऊपर से नीचे छोड़ देते हैं नीचे गिरने के लिए, और ये मेरा पृथ्वी का सतह है। तो आप बताइए दोनों में से कौन सी वस्तु जमीन पर पहले गिरेगी? सोचिए। अगर आप सोच रहे हैं कि 10 kg वाली वस्तु पहले गिरेगी और 2 kg वाली वस्तु बाद में गिरेगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा हो या उसका द्रव्यमान कम हो, दोनों पर समान त्वरण g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही कार्य करेगा और दोनों वस्तु एक ही समय पृथ्वी के सतह पर आकर के गिरेगी, अगर हवा का प्रतिरोध ना हो तो। और इसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए गैलीलियो ने पिसा के झुकी हुई मीनार से प्रयोग किया था और वहाँ से उन्होंने एक पत्थर और एक पंख को गिराया था और पत्थर और पंख दोनों एक ही समय में पृथ्वी पर गिरे थे। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए जी का वैल्यू जो है पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करता है। मतलब आर का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, आर का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, जी का वैल्यू उतना ही कम होगा, या आर का वैल्यू जितना कम होगा, जी का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। अब एक बात समझिए, हमारी जो पृथ्वी है वह पूरी तरह से गोल नहीं है। विषुवत रेखा के पास इसका त्रिज्या ज़्यादा है और ध्रुव के पास इसका त्रिज्या उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा कम है। आप देख सकते हैं मेरे चित्र में। तो ये है इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा और यह है पोल यानी कि ध्रुव। तो आर ई जो है इसका वैल्यू ज़्यादा है आर पी से। ये इक्वेटर पर रेडियस मान लेते हैं और ये पोल का रेडियस मान लेते हैं। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो जी का वैल्यू होता है Gm/r²। अगर हम बात करते हैं एट पोल यानी कि ध्रुव पर, तो ध्रुव पर जी का जो वैल्यू निकलेगा मान लेते हैं Rp, तो Gm/r² यानी Rp का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा मेरा 5। और अगर हम बात करते हैं एट इक्वेटर, तो इक्वेटर पर हम बात करते हैं ए, तब ये कितना हो जाएगा Gm/re का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर इसको मानते हैं 6। अब अगर हम Rp को Re से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा? Gm/Rp का स्क्वायर, Gm/Re का स्क्वायर, ये Gm कैंसिल आउट हो गया, ये Re ऊपर चल जाएगा तो Re का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा Rp का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये जो Re है यह Re तो Rp से ज़्यादा है। यहाँ पर Re का जो वैल्यू है, Re का जो मान है वह Rp के मान से ज़्यादा है। तो उस तरह से अगर देखा जाए जिसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा निकलेगा, क्योंकि जो अंश का राशि है वो हर से काफ़ी बड़ा है। तो अब क्या होगा? यहाँ पर हमें क्या मिल गया? Gp/Ge ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हुआ कि Gp ग्रेटर देन Ge। और Gp क्या है? ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण, और Ge क्या है? विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर गुरुत्वीय त्वरण। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा होगा और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। तो अगर हम पृथ्वी को फिर से ड्रॉ करते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है और ये हमारा पोल है। तो जब विषुवत रेखा से पोल की तरफ जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, और पोल पर पहुंच करके जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, और इक्वेटर पर इसका वैल्यू है मिनिमम।
उसी प्रकार से जब हम दक्षिणी ध्रुव को जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर जी का वैल्यू बढ़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू बढ़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।